गोरी और काली बहू का ससुराल में पहला दिन। काजल अपनी सौतेली माँ माया और सौतेली बहन अंजलि के साथ रहती थी। काजल की माँ की मौत बचपन में ही हो गई थी, जिस वजह से काजल के पिता रामचंद्र ने माया से शादी की थी कि काजल को कभी माँ की कमी महसूस ना हो। लेकिन सौतेली बेटी होने की वजह से माया कभी भी काजल को पसंद नहीं करती थी। शादी के कुछ समय बाद ही काजल के पिता रामचंद्र की भी मौत हो जाती है। अरे ओ महारानी, यहाँ बैठी बैठी क्या कर रही है? माँ, वो मेरे एग्जाम आने वाले हैं ना, तो मैं उसी की पढ़ाई कर रही थी। अगर तू यहाँ बैठकर पढ़ाई करेगी तो घर के सारे काम कौन करेगा? तेरी मरी हुई माँ। माँ, कम से कम आप मेरी मरी हुई माँ को तो कुछ मत बोलिए। जो बोलना है मुझे बोल लीजिए, लेकिन उन्हें कुछ मत बोलिए। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे अब जुबान लड़ाएगी? इतना कहकर माया काजल को एक जोरदार थप्पड़ मार देती है और उसके बाल पकड़कर उसे खींचती हुई किचन में ले जाती है। 15 मिनट में ये सारे बर्तन धुल जाने चाहिए और मैंने छत पर कपड़े रखे हुए, वो सारे कपड़े भी अच्छे से धो दियो। अगर मुझे काम पूरा हुआ नहीं मिला तो तेरी खैर नहीं है। इतना कहकर माया वहां से चली जाती है और बेचारी काजल रोते हुए घर के सारे काम करती है। रात को काजल खाना बनाकर सबको परोसती है, लेकिन माया की सौतेली बहन अंजलि खाने में ज्यादा नमक होने का नाटक करती है। छी, कितना नमक है, ऐसा लग रहा है कि खाना नहीं कोई कड़वा जहर खा रही हूँ। जानबूझकर खाने में इतना नमक डाला है ना? नहीं माँ, मैंने जानबूझकर खाने में ज्यादा नमक नहीं डाला था। तो तेरे कहने का क्या मतलब है कि मैं झूठ कह रही हूँ? इतना कहकर अंजलि गर्मा गर्म दाल काजल के ऊपर फेंक देती है, जिससे काजल का हाथ जल जाता है। लेकिन इससे माया को जरा भी फर्क नहीं पड़ता है। अब तो इस घर में ना रहने के लायक नहीं है। अब जल्द से जल्द मुझे तेरी शादी करवानी होगी, वरना तू तो मेरा और मेरी बेटी का जीना हराम कर देगी। इतना कहकर माया अपनी सौतेली बेटी काजल और अपनी सगी बेटी अंजलि के लिए रिश्ता ढूंढने लगती है। माया जी, जैसा आपने कहा था वैसा ही अंजलि के लिए मैं रिश्ता ढूंढ कर लाया हूँ। खानदान बहुत ही रईस है और अच्छा है। अंजलि शादी के बाद यहाँ बहुत खुश रहेगी और काजल के लिए भी रिश्ता ढूंढ लिया है। काजल भी शादी के बाद बहुत ही खुश रहेगी। काजल का भी ससुराल बहुत ही अच्छा है। काजल के ससुराल से मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ता है। शादी के बाद वो जिए या मरे, मुझे उससे भी कोई मतलब नहीं है। मैं बस अपनी बेटी अंजलि का भला चाहती हूँ। जिसके बाद माया अंजलि और काजल के रिश्ते के लिए हाँ कर देती है और देखते ही देखते कुछ ही महीनों में काजल अंजलि की शादी हो जाती है। काजल अंजलि का ससुराल भले ही अलग हो, लेकिन दोनों का ससुराल एक दूसरे के सामने ही होता है। शादी के बाद अंजलि अपने ससुराल जाती है। अंजलि जैसे ही अपने ससुराल को देखती है वैसे ही वो हैरान हो जाती है और कहती है, क्या ये मेरा ससुराल है? ये 2 कमरे के घर में ससुराल कैसे हो सकता है? माँ तो कह रही थी कि आपका बहुत बड़ा बंगला है जिसमें बहुत सारे कमरे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, लेकिन यहाँ तो मुझे एक साइकिल भी दिखाई नहीं दे रही है। अब जो है यही तेरा ससुराल है, समझी? ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, चुपचाप से अंदर आजा। माँ जी देखो तो जरा, इसकी माँ ने ट्रक भर कर दहेज दिया है। हमारी तो लॉटरी लग गई, सोने की मुर्गी हाथ लग गई है। हमारा रचाया हुआ षड्यंत्र सही था। पंडित को पैसे खिलाकर आपने सोने की मुर्गी फंसा ली। अपनी सास और जेठानी की बात सुनकर अंजलि के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो हैरान हो जाती है। जैसा उसने अपने ससुराल के बारे में सोचा था ऐसा कुछ भी नहीं होता है, जिस वजह से उसे बहुत रोना आता है। जहां अंजलि को उसके सारे सपने टूटते हुए दिखाई देते हैं, वहीं काजल का घबराहट से बुरा हाल हो रहा होता है। हे भगवान, मेरे मायके में मेरी सौतेली माँ और सौतेली बहन ने मेरे काले रंग की वजह से मुझे हमेशा परेशान किया। ना जाने मेरे ससुराल वाले कैसे होंगे। अगर मेरे ससुराल वाले भी मेरी माँ की तरह ही निकले तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। बहू, खड़ी खड़ी क्या सोच रही हो? अंदर आओ, गृह प्रवेश करो। काजल के ससुराल वाले उसका बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं। काजल का ससुराल भी बहुत ही अमीर होता है। भाभी, मैं आपकी ननद मोनिका। अगर आपको यहाँ किसी भी बात की कोई परेशानी हो तो आप मुझे बेझिझक बता सकते हैं। आप मुझे अपनी नंद नहीं, छोटी बहन समझिएगा। मैं आपको आपके कमरे तक ले जाती हूँ। मोनिका काजल को उसके कमरे तक ले जाती है, जिसके बाद काजल का पति वीर कमरे में आता है। हम शादी से पहले एक दूसरे से मिल ही नहीं पाए और न ही हमारी कोई बात हो पाई। अगर आपको मुझसे कुछ भी पूछना है तो आप मुझसे आराम से पूछ सकती हैं। अपने ससुराल वालों का इतना अच्छा बर्ताव देखकर काजल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगती है। क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? नहीं, आपने कुछ गलत नहीं कहा। मेरे मायके में मेरी सौतेली माँ और बहन हमेशा मुझ पर अत्याचार करते थे। मेरे काले रंग की वजह से हमेशा मुझे ताने दिया करते थे। मुझे लगा मेरा ससुराल भी ऐसा ही होगा, लेकिन मैं गलत थी। काजल की बात सुनकर वीर की आंखें भी नम हो जाती हैं, जिसके बाद वह काजल को गले लगाकर शांत करता है। ऐसे ही दोनों बहनों की शादी का पहला दिन बीतता है। हे भगवान, आज तो उठने में देरी हो गई। न जाने माँ जी क्या सोच रही होंगी कि कैसी बहू है, ससुराल के पहले दिन ही अभी तक सो रही है।
काजल जल्दी से घबरा कर उठती है, तैयार होकर किचन में जाती है और देखती है कि उसकी सास और नंद साथ में खाना बना रही होती हैं। सॉरी, मुझे उठने में देरी हो गई। आप मुझे बता दीजिए कि पहली रसोई में मुझे क्या बनाना है, मैं जल्दी से बना देती हूँ। बहू, ये कैसी बातें कर रही हो? आज तेरा ससुराल में पहला दिन है। मैं तुझे कम से कम 6 महीने तक किचन में कुछ काम ना करने दूं। तू जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ, मैं और मोनिका डाइनिंग टेबल पर खाना लगाते हैं। काजल डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ जाती है, जिसके बाद काजल की सास आकर काजल को खाना परोसती है। अपने हाथों से वो उसे खाना भी खिलाती है, जिसे देखकर काजल की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो मन ही मन बहुत खुश होती है। लेकिन अंजलि के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अरे ओ महारानी, खीर बना रही हो बिरबल की खिचड़ी जो अभी तक नहीं बनी? और ये तू कैसी खीर बना रही है? तेरी माँ ने तुझे खीर बनाना भी नहीं सिखाया? मेरी मम्मी ने ना मुझसे कुछ भी काम नहीं करवाया। उन्होंने मुझे हमेशा परियों की तरह पाला है और आप लोग हो कि मुझसे काम करा रहे हो। अगर ये सब मेरी मम्मी को पता चला ना तो देखना आप सब। अंजलि की बात सुनकर कलावती को बहुत गुस्सा आता है और वो अंजलि को मारने लगती है। जहाँ काजल को मायके में हमेशा दर्द और अत्याचार मिला, उसे उसके ससुराल में बहुत प्यार मिलता है, और जहाँ अंजलि को उसके मायके में हमेशा प्यार मिला, वहीं उसके ससुराल में उसे बहुत दुख मिलता है। ससुराल के आमने सामने होने की वजह से काजल अपनी सौतेली बहन पर अत्याचार होता हुआ देख लेती है, जिसके बाद वो अपने ससुराल वालों के साथ मिलकर पुलिस को बुलाती है और उसके ससुराल वालों को जेल में बंद करा देती है। जब ये सारी बात माया को पता चलती है तो वो भी भागी भागी अपनी बेटी के पास आती है। अब माया और अंजलि को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जिसके बाद वो काजल से माफी मांगती है। काजल, मुझे माफ कर दो। सौतेली बहन होने की वजह से मैंने तुम्हें कभी बहन की तरह माना ही नहीं। हमेशा तुम्हें काले रंग की वजह से ताने दिए, तुम्हें परेशान किया, लेकिन अगर आज तुम ना होती तो मेरे ससुराल वाले तो मुझे मार ही देते। काजल बेटा, मुझे भी माफ कर दे। मेरी वजह से आज मेरी बेटी की जिंदगी खराब हो गई। अगर तू ना होती तो मेरी बेटी के साथ ना जाने क्या होता। मैंने आज तक जो भी किया उसके लिए मुझे बहुत पछतावा है। भगवान के लिए मुझे माफ कर दे। अपनी सौतेली माँ और बहन को अपनी गलती का एहसास होता है। काजल उन्हें माफ कर देती है, जिसके बाद काजल को उसके ससुराल वालों के साथ साथ मायके का भी प्यार मिलता है। कविता घर के आंगन में बर्तन मांज रही थी, तभी उसे कुछ गिरने की आवाज आती है। ये कैसी आवाज है? वह घबराती हुई भागकर घर के अंदर आती है, जहाँ उसका अंधा पति जमीन पर गिरा होता है। अजी, आप ठीक तो हैं? कविता बहू, ये कैसी आवाज थी? अपने बेटे ललित को ऐसे जमीन पर गिरा हुआ चोट खाया देखकर पद्मा की आंखें डबडबा जाती हैं। ललित, मेरे लाल, अगर तुझे कुछ चाहिए था तो मुझे या बहू को बता देता। पता नहीं भगवान ने मेरे बेटे की आंखें क्यों छीन ली। क्या उस ऊपर वाले को मेरे अंधे बेटे की हालत दिखाई नहीं देती? क्यों, आखिर क्यों भगवान सारे दुख दर्द हम गरीबों की झोली में ही डाल देता है? माँ जी, चुप हो जाइए। शायद भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। सब ठीक हो जाएगा। अच्छा माँ जी, मैं काम पर जा रही हूँ, आप ललित जी का ख्याल रखना। घर का दाना पानी चलाने के लिए गरीब कविता मलबा ढोने का काम करती है। बदले में जो 100-200 रुपए उसे मिलते हैं, उससे घर खर्च चलता। थोड़ी देर में कविता पैदल काम पर पहुंच जाती है। कविता, तू आ गई? ले, मैं तेरे लिए प्रसाद लाई हूँ। आज सावन का पहला सोमवार है। क्या बात है, तू आज इतनी परेशान क्यों है? सीबू, तू तो जानती है कि जब से ललित जी की आंखें गई हैं, वो खुद को लाचार महसूस करने लगे हैं, और उन्हें देख देख कर माँ जी भी अंदर ही अंदर घुटती रहती हैं, और ऊपर से ये गरीबी की मार मेरी हिम्मत तोड़ती रहती है। कविता अपनी गरीब जिंदगी और अपने अंधे लाचार पति के दुख को सोचकर फूट फूट कर रोने लगती है। तभी सीबो उसे कहती है, कविता, भोलेनाथ पर भरोसा रख और तू कांवड़ लेकर उनके धाम जा। कहते हैं सावन में जो सच्ची श्रद्धा से कांवड़ लेकर जाता है, अब भगवान शिव उसके सारे दुख दूर करते हैं। देखना, तेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। मगर सीबो, ये सब कुछ कैसे होगा? तू तो जानती है, इस गरीबी में मलबा ढोकर मजदूरी में मैं जो 100-200 रुपए कमाती हूँ, वो घर की दाल रोटी में लग जाता है। फिर मैं कांवड़ यात्रा कैसे लेकर जाऊंगी? ऐसा कुछ भोलेनाथ पर छोड़ दे। फिलहाल मेरे पास 400-500 रुपए हैं, तू ये रख ले। सीबो ने गरीब लाचार कविता के लिए मदद का हाथ बढ़ाया, जिससे कविता ने कावड़ की मटकी, फूल, बेलपत्र खरीद कर घर आकर सास पद्मा को कावड़ यात्रा लेकर जाने की बात कही। ये तो अच्छी बात है बहू। अगर तेरे ससुर जी आज जिंदा होते तो वो कावड़ लेकर जाते, मगर तू उनकी इच्छा को पूरी कर रही है। बहू, तूने फूल, मटकी ये सब तो खरीद लिया, मगर गेरुआ साड़ी कहाँ है? माँ जी, मेरे पास सिर्फ 500 रुपए थे जो सामान खरीदने में खर्च हो गए, मगर मेरे पास
संतरी रंग की एक पुरानी साड़ी है, मैं कांवड़ यात्रा में वही पहन लूंगी। गरीबी के चलते कविता कांवड़ ले जाने के लिए फटी चिटी पुरानी संतरी रंग की साड़ी पहनकर नंगे पैर कांवड़ लेकर भगवान शिव के धाम निकल पड़ती है। बम बम भोले, बम बम भोले। कविता बिना रुके भोलेनाथ का नाम लेते हुए कांवड़ लेकर आगे चलती जाती है और आधे रास्ते पहुंचती है, जहां उसे बहुत तेज भूख और प्यास लगती है। बहुत जोर की प्यास लगी है, मगर यहाँ आसपास में कोई भी प्याऊ नहीं। अचानक कविता की नजर एक दुकान पर जाती है। भैया, थोड़ा पानी मिलेगा क्या? हाँ हाँ बहन जी, ये लो पानी की बोतल, 20 रुपए की है। भैया, मेरे पास इतने पैसे नहीं, आप 2 घूंट पानी ऐसे ही पिला दो। अरे तो जैसे गरीब भिखारिन को मैं मुफ्त में पानी क्यों दूं? हाँ, तू क्या मेरी रिश्तेदार लग रही है? चल भाग यहाँ से। ये कहकर दुकानदार कविता को धक्का दे देता है। तभी रास्ते से गुजर रही अमीर कांवड़ यात्री की गाड़ी से कीचड़ की छींटे कविता की साड़ी पर लग जाते हैं और गाड़ी आगे निकल जाती है, जिसमें सवार उमा नाम की अमीर औरत कहती है, हे भोलेनाथ, मुझे माफ कर देना, पता नहीं वो कांवड़ यात्री कौन थे जिसकी साड़ी पर मेरी गाड़ी से छींटे लग गए। गरीब कविता लगातार भूखे प्यासे कांवड़ लेकर चलती जाती है, जिस कारण उसके पूरे पैरों में छाले पड़ जाते हैं और दर्द के मारे कविता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। भोले बाबा, मुझे गरीब लाचार बहू को शक्ति दो ताकि मेरी कांवड़ यात्रा सफल हो। पूरा रात पूरा दिन चलने के बाद कविता कांवड़ लेकर हरिद्वार पहुंच जाती है और पूरी श्रद्धा से भगवान भोलेनाथ की पूजा करके गंगा जल भरकर कांवड़ लेकर घर लौटने लगती है। मगर अचानक से मौसम खराब होने की वजह से बहुत जोरों की बारिश होने लगती है, जिससे पूरा रास्ता बारिश के पानी से भर जाता है और जमीन में गड़े कांच पत्थर उसके पैरों को छन्नी छन्नी कर देते हैं। तभी एक अमीर औरत उसके आगे गाड़ी रोककर उस महंगे सी गाड़ी से बाहर आती है, जो कि कोई और नहीं कविता की ननद उमा थी। कविता भाभी, आप यहाँ, और ये आपने कैसी हालत बना रखी है? अपनी अमीर ननद को देखकर उस गरीब भाभी की आंखों में आंसू भर आते हैं और पुराने दिनों की यादें उसकी आंखों के आगे आ जाती हैं। आखिर कैसे कविता और उसके परिवार की ऐसी हालत हो गई, आइए देखते हैं। ननद जी, जल्दी से तैयार हो जाओ, आपको देखने लड़के वाले आते ही होंगे। भाभी, जब भैया आपको देखने आपके घर आए थे तो आपने उनसे क्या बात की थी? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं कुणाल से मिलकर क्या बोलूंगी। ननद जी, आपके भैया बता रहे थे कुणाल बहुत अच्छा लड़का है, पारिवारिक है, इसलिए घबराइए मत। कविता के ससुराल में सास ससुर पति और ननद थे। कविता के ससुर हरि गोविंद ठेका मजदूर थे, जिससे वो ठीक ठाक पैसे कमा लेते थे। वहीं ललित एक बिजली विभाग में काम करता था। वो ज्यादा अमीर तो नहीं थे, मगर कम में भी खुश थे। कविता अपनी ननद को तैयार करके लड़के वालों के सामने लाती है। जी, ये है मेरी बेटी उमा। बेटी, सबको चाय नाश्ता परोसो। जी पिताजी। उमा की सुंदरता देख कुणाल की माँ रुबीना उसे पसंद कर लेती है। भाई साहब, हमें आपकी बेटी उमा पसंद है। भगवान का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है, इसलिए हमें कोई दहेज नहीं चाहिए। बस आप शादी के लिए एक अच्छा सा बैंक्वेट हॉल बुक कर लीजिएगा और हमारे बारातियों का अच्छे से स्वागत कर दीजिएगा। बस यही 2 शर्त हैं हमारी। अमीर रुबीना की रखी गई शर्त देखकर कविता के गरीब ससुराल वाले एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। तभी कविता उमा की खुशी कुणाल के साथ देखकर कहती है, जी हमें मंजूर है। अच्छा, तो अब हमें इजाजत दीजिए। लड़के वालों के जाने के बाद उमा भी खुश होकर कमरे में चली जाती है। और फिर, कविता, तुमने हाँ क्यों कर दी? हम गरीब लोग लाखों का बैंक्वेट हॉल कैसे बुक करेंगे? फिर बारातियों का स्वागत, शादी के बाकी के इंतजाम, ये सब कैसे होगा? ललित, ये मेरी शादी के गहने हैं, इन्हें बेच दीजिए। मेरी ननद की शादी एक अच्छे अमीर घर में हो जाए, मैं खुश हूँ। जहाँ कविता अपनी ननद की शादी के लिए अपने गहने तक बेच देती है, वहीं ससुराल वाले बाकी के खर्चों के लिए कर्ज लेकर धूमधाम से उमा की शादी कर देते हैं। मगर शादी के 2 दिन बाद एक घर बनाते वक्त ईंट की छत हरि गोविंद पर ढह जाती है, जिसमें उनकी जान चली जाती है। हे भगवान, तूने क्यों मुझसे मेरा पति छीन लिया? बहू, ये क्या हो गया? माँ जी, संभालिए खुद को। पद्मा के आंसू देखकर कविता भी बहुत दुखी थी। अब गुजरते वक्त के साथ सभी ने हरि गोविंद के जाने के गम को भुलाना शुरू कर ही दिया था। तभी एक और दुख उनकी जिंदगी में दस्तक देकर चली आई। जब एक दिन ललित एक क्षेत्र की बिगड़ी हुई बिजली की समस्या को ठीक करने में लगा होता है, तभी तार से उठी तेज चिंगारी उसकी दोनों आंखों में चली जाती है और इस हादसे में ललित अपनी दोनों आंखों की रोशनी को खो देता है। और इस तरह कविता के हंसते खेलते परिवार की खुशियां
गरीबी और लाचारी में बदल गई। भाभी, मेरे जाने के बाद इतना सब हो गया और अपनी इस ननद को आपने बताया भी नहीं। ननद जी, जब ये सब कुछ हुआ उस वक्त तुम्हारी नई नई शादी हुई थी। भाभी, मेरी खुशी के लिए आपने बहुत दुख सहा, मगर अब नहीं। फिर उमा अपनी गरीब भाभी के आंसू पोंछकर उसे गाड़ी में बिठाकर कांवड़ यात्रा के साथ वापस लौटती है। कविता बहू, तू आ गई। देख, ललित की आंखों की रोशनी लौट आई है। अरे उमा, मेरी बच्ची, तू भी आई है। कैसी हो माँ? ठीक हूँ, आ बैठना। उमा घंटों बैठकर अपनी माँ और गरीब भाभी की तकलीफों को सुनती है, जिसके बाद वो पैसे से उनकी मदद करती है। भाभी, आपने अपनी ननद की खुशियों के लिए बहुत कुछ किया है। ये पैसे रख लो। मैं आपको और अपने परिवार को ऐसे दुख में नहीं देख सकती। मगर ननद जी, मैं ये पैसे नहीं ले सकती। ले ले कविता बहू, उमा कोई गैर नहीं, इस घर की बेटी है और तेरी ननद भी। कविता अपनी ननद का दिया पैसा मदद के तौर पर लेकर ललित को दे देती है, जिसे दोनों पति पत्नी भगवान शिव का नाम लेकर एक राशन स्टोर शुरू करते हैं और समय के साथ उनके गरीब हालात ठीक हो जाते हैं और 1 साल बाद दोनों ननद भाभी साथ में कांवड़ यात्रा करती हैं।